हेलो बच्चों। आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर एक ग्राफ दिया है बच्चों v और i के बीच में, है ना। i यहाँ पर y एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे, जबकि v है यहाँ पर x एक्सिस पे। और यहाँ पर बच्चों 3 स्लोप बनाए गए हैं, स्लोप नंबर 1 2 3। और ये वायर फर्स्ट के लिए कोई 3 वायर है, उनके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्लोप बनाए गए यहाँ पर। और तीनों का रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है R1 R2 R3। तो बच्चों आपको इस ग्राफ को बहुत ही केयरफुली देखना है और देख के बताना है कि इसमें से कौन सा वायर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस यहाँ पर मैक्सिमम रहने वाला है। तो क्या रेजिस्टेंस R1 R2 R3 इसमें से कौन सा मैक्सिमम रहने वाला है? तो डायग्राम को ध्यान से देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में अभी आंसर कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। तो बच्चों अगर आपने भी इस क्वेश्चन का आंसर अगर R1 किया है, अगर आप ये कहते हो कि R1 यहाँ पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस है R2 से और R3 से, तो मैं बता दूं ये जो आंसर बच्चों ये रॉन्ग आंसर है। यहाँ पर जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो R1 का नहीं होगा बल्कि किसका होगा? R3 का होगा। कैसे? यही सीखना है आज की वीडियो में। तो बच्चों मैं यूनुस सर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने रैंकर्स मंत्र चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 12 है उसको। और आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसी ग्राफ बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो टॉपिक है बच्चों ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला आज का हमारा, तो आपको इस लेक्चर को एंड तक देखना है। अगर इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे हो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट हो रही होगी, इस पर क्लिक करना और इसके पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी लेक्चर है उनको देखना। आपका चैप्टर 100% बच्चों बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ बच्चों, ओम्स लॉ किस नाम से? ओम्स के नाम से। ओम के नाम से क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बच्चों जॉर्ज साइमन ओम। तो साइंटिस्ट का नाम था तो उसी के नाम से लॉ रखा गया, ओम्स लॉ। अब इस लॉ में बच्चों बताया क्या जाता है, कहा क्या जाता है कि अगर हमारे पास सपोज दैट कि हमारे पास में एक कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसके 2 टर्मिनल है, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। और इस टर्म इनको हम कनेक्ट करते हैं किसी एक इलेक्ट्रिक सोर्स, यानी आपसे या बैटरी ले सकते हो, और ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब जैसे इसका जो वोल्टेज बच्चों V है, पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, सपोज दैट कि इस वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है? I करंट। तो ऐसे में बच्चों ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बनता है कि जो किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो उन दोनों पॉइंट के टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। अगेन कि किसी भी वायर में जो फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना बच्चों, वो उस पॉइंट पे उन दोनों पॉइंट के बीच जो वोल्टेज, या तो वोल्टेज बोलो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, दोनों के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका स्टेटमेंट आप लिखना चाहेंगे कैसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट flowing through a wire, electric current flowing through a wire is directly proportional to the potential difference, directly proportional to potential difference across the potential difference across the terminals provided temperature is constant। ये लास्ट में लाइन और आती है, इसको मैं बताने वाला हूं, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देखो क्या बताना चाह रहे हैं इस स्टेटमेंट से, आपको ये बताना चाह रहा है कि किसी भी कंडक्टर, किसी वायर में जो फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल। इन टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या बच्चों, किसके लिए जरूरी है बच्चों इस लॉ के लिए कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो करंट I होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होगा। अब देखो बुक के अंदर ये लिखा गया है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, तो बच्चों ध्यान रखना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि काफी यहाँ पे मिथ रहता है कि बच्चे इसको इस तरीके से याद कर लेते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में जो रिलेशन होता है वो ये होता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हो वैसे बच्चों क्या इंक्रीज होता है? करंट इंक्रीज होता है। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। ऐसा कभी नहीं होता है
कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। नहीं बच्चों, करंट की वजह से वोल्टेज नहीं होता है, वोल्टेज की वजह से करंट होता है, और वोल्टेज जितना ज्यादा होगा ना तो करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, ये जो रिलेशन है ना ये रॉन्ग रिलेशन है। हमको कौन सा रिलेशन याद रखना है? ये वाला रिलेशन याद रखना। ओके चलिए, तो यहाँ पर रिलेशन है बच्चों I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं बच्चों, इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, और यहाँ पर हम कांस्टेंट यूज करते हैं 1/r मल्टीप्लाई बाय V ऑलरेडी है यहाँ पर। और जैसे ही आप इस r को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो इधर तो क्या बन के आ जाएगा IR, और जो दूसरी तरफ बचेगा बच्चों क्या बचेगा? V बचेगा यहाँ पर V। तो ऐसे में जो हमारे पास में फॉर्मूला बन के आता है V इज इक्वल टू IR। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है हमारे लिए ये फॉर्मूला, ध्यान रखना। यहाँ से न्यूमेरिकल 101% न्यूमेरिकल बनते हैं। इवन इसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे बच्चों, वहां पे इस फॉर्मूले का बहुत रोल रहने वाला है। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, V इज इक्वल टू IR। ओके, याद रखोगे आप लोग। चलिए अब देखो बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो हमने कांस्टेंट यूज किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ओके, अब बात की जाए कि रेजिस्टेंस क्या होता है किसी भी वायर में, रेजिस्टेंस को अपन कैसे समझें? तो देखो, रेजिस्टेंस को आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, यानी हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर which resist the flow of charge, जो क्या करते हैं कि चार्ज के फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं, इजीली चार्ज को फ्लो नहीं होने देते। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी वायर में जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, वो ये बताता है कि वो क्या करेगा, जो करंट फ्लो हो रहा होगा उस करंट को इजीली फ्लो नहीं होने देगा। यहाँ पे आप लोग इससे रिलेशन भी बना सकते हो। देखो यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं रेजिस्टेंस का। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? R इज इक्वल टू, यहाँ से बना रहा हूँ I अपॉन में आ जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू V अपॉन I। ओके, यहाँ से बच्चों इसकी यूनिट भी बना सकते हो, ध्यान रखना। ऐसे आप इसकी यूनिट लिख सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हो। लेकिन जो अपन ऐसा यूनिट जो यूज करेंगे बच्चों रेजिस्टेंस की, वो ऐसा यूनिट यूज करेंगे बच्चों रेजिस्टेंस की, वो रहने वाली है ओम। ये याद रखना कि जो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है वो ओम होती है, ये हमको याद रखना बच्चों। ओके चलिए, और इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं ओम का सिंबल, वो ओम का सिंबल को कुछ हम इस तरीके से यूज करते हैं ना, ये ओम का सिंबल होता है जो आपको ध्यान में, यानी कि जहां कहीं भी रेजिस्टेंस लिखोगे ना उसके लास्ट में आप ये सिंबल जरूर बनाओगे ओम। ओके, अब देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन भी बना सकते हो। रिलेशन कैसे बनाओगे कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये क्या बताता है बच्चों कि अगर किसी वायर में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखते हो, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर कांस्टेंट रखते हो, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, किसी को समझो कि भाई ये हमारे पास में एक वायर है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस सपोज करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना बच्चों? R रेजिस्टेंस है। कितना रेजिस्टेंस है? R रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे इस पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखते हुए इस वायर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, इसमें से फ्लो होने वाला करंट उतना ही कम होगा। इनवर्सली का मतलब ये होता है कि R, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यहाँ पर ये वाली जो न्यूमरेटर की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। कब? जब यहाँ पर क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, सेम हो, जो चेंज नहीं हो रहा हो। ओके, तो ये याद रखना बच्चों यहाँ पर आपको। अब देखो इसी बीच बच्चों अपन बात करते हैं कि यहाँ पर अगर अपन ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें कि पोटेंशियल डिफरेंस और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, तो किस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। और बच्चों ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, इसका ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर अपन ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ग्राफ बनाते हैं अपन V और I के बीच। देखो यहीं पे कंफ्यूजन होता है, पर अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर अपन को ग्राफ प्लॉट करना है V और I के बीच में, V यहाँ पर क्या बच्चों? वर्टिकल एक्सिस यानी Y एक्सिस पे, while जो I है बच्चों X एक्सिस पे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और यहाँ पर हम इसको जीरो कंसीडर करते हैं। तो ऐसा बच्चों ध्यान रखना, जब भी कोई टू वैल्यू एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे में जो बच्चों ग्राफ बन के आता ना, वो ग्राफ कैसे बन के आएगा? एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगा। कैसे बन के आएगा? एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगा। ओके, कब? जब भी आप ग्राफ बना रहे हो V और I के बीच में। ओके, और यहाँ पर जो बच्चों ये जो स्लोप होता है ना, किसके बीच में जो ग्राफ बन के आया, यहाँ पे ये जो स्लोप होता है, ये स्लोप किसको इंडिकेट करता है? ये स्लोप बताता है बच्चों रेजिस्टेंस को। किसको बताता है? रेजिस्टेंस को। याद रखना, स्लोप ऑफ द VI ग्राफ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब वो जो ग्राफ होता, जो ग्राफ में जो स्लोप बनता है बच्चों, स्लोप किसका बताता है? रेजिस्टेंस को।
पर ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो ग्राफ बन रखा है ना, ये किसके बीच में बना हुआ, V और I के बीच में। ये बहुत केयरफुल बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप V और I के बीच में ग्राफ बनाते हो तो उस ग्राफ के अंदर जो स्लोप बन के आता है बच्चों, वो स्लोप किसको बताता है, वो रेजिस्टेंस को बताता है बच्चों। किसको बताता है, रेजिस्टेंस को। ओके, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। ओके, वी आई ग्राफ यानी वी आई के बीच में जो ग्राफ, वी और आई के बीच में जो ग्राफ बन के आता है ना, उसका जो स्लोप होता है बच्चों, वो किसको बताता है, रेजिस्टेंस को बताता है। इट मींस क्या है कि ये स्लोप जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। यानी अगर मैं यहां पे ये सब बनाता ग्राफ कि यहां पर बना दिया हमने v और यहां पर बना दिया i और यहां पर कुछ अपन अलग अलग वायर के लिए यहां पे स्लोप क्या के बनाए अपन, ये 1, ये 2 और ये 3 वायर हो गए। तो इस केस में अगर पूछा जाए कि यहां पर किस वायर के लिए जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो मैक्सिमम रहने वाला है, सबसे ज्यादा किस वायर के लिए रहने वाला है, तो ध्यान रखना यहां पर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो जो थर्ड वायर का मैक्सिमम रहने वाला है। कब, जब ग्राफ किसके बीच में हो, v और i के बीच में। यानी कि जब कभी भी v और i के बीच में ग्राफ बनेगा ना, तो उस ग्राफ का जो स्लोप जितना ज्यादा होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। स्लोप इन द सेंस कि देखो यहां पर इसका स्लोप है, स्लोप मतलब ढलान। तो देखो यहां पर स्लोप कम है, यहां पर ढलान बढ़ गया, यहां पर स्लोप और बढ़ गया। यानी कि स्लोप जितना ज्यादा होगा बच्चों, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। कब, जब वी आई ग्राफ है। यानी कि वी आई ग्राफ के लिए आप ये कह सकते हो कि यहां पर जो बच्चों R3 रहने वाला है वो ज्यादा रहने वाला है R2 से, और वो ज्यादा रहने वाला है R1 से। ये बात समझ में क्या आपको, ये बात समझ में आपको, समझ आ रहा है आपको। चलिए अब देखो बच्चों, अगर बात की जाए, अगर इस ग्राफ में अपन चेंज कर दें, यानी कि इस y एक्सिस पे अगर अपन I लिखे इलेक्ट्रिक करंट और x एक्सिस पे अगर अपन वोल्टेज लिखे, पोटेंशियल डिफरेंस लिखे, तो ऐसे में ग्राफ में क्या चेंज आएगा, क्या ग्राफ क्या सेम एज इट इज बनेगा या फिर कुछ चेंज आएगा, तो बच्चों चेंज आएगा, ऑफ कोर्स चेंज आएगा। तो किस तरीके से कि सपोज करो कि आप ग्राफ को कुछ इस तरीके से चेंज करते हो कि यहां पर पोटेंशियल, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हो और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हो। और ऐसे में बच्चों अगर यहां पर ग्राफ प्लॉट करने की बात की जाएगी ना, तो जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसे प्लॉट होगा, वो भी स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे से भी पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि अगर v और i के बीच में ग्राफ बनता है तो ऐसे बनाया जाता है, तो i और v में ग्राफ कैसे बनेगा, तो ध्यान रखना i और v में भी सेम ग्राफ बनेगा, ऐसा ही ग्राफ बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिर क्या डिफरेंस नहीं है, क्या डिफरेंस है बच्चों, बिल्कुल डिफरेंस है कि जब ग्राफ i और v के बीच में बना हो, अब उस केस में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ यहां पर रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाएगा, रेजिस्टेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो बच्चों जब भी i v ग्राफ होता ना, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो इज इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर ग्राफ v और i के बीच में हो तो सीधा सीधा उसका जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा, रेजिस्टेंस को बताएगा। लेकिन बच्चों अगर ग्राफ i और v के बीच में बन रहा है, तो उस केस में बच्चों जो स्लोप होगा, उस स्लोप का जो रेसिप्रोकल होगा ना, वो रेजिस्टेंस को बताएगा। रेसिप्रोकल इन द सेंस मतलब क्या है कि अब देखो उल्टा हो गया, यहां पर तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, इट मींस स्लोप जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे क्या बच्चों, रेसिप्रोकल हो गया, यानी मतलब उल्टा हो गया कि इसका ये जो ग्राफ है, ये स्लोप जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इधर वाली वैल्यू उतनी ही कम होगी। यानी कि स्लोप जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे बच्चों, अगर अपन यहाँ पे और ग्राफ बना दे, जैसे मैं लाइन और ड्रॉ कर दूं, ये लाइन और ड्रॉ कर दूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको लिखते हैं अपन A, इसको लिखते हैं B और C। और तीनों वायर के लिए अगर अपन रेजिस्टेंस की बात करें तो किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ध्यान रखना कि स्लोप, जब आई वी ग्राफ की बात की जाएगी, आई और वी की ग्राफ, कि जब भी आई वी ग्राफ प्लॉट करोगे तो उस केस में स्लोप जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, स्लोप जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर बच्चों देखो स्लोप किसका कम है, ए का स्लोप सबसे कम है। इट मींस बच्चों जो ए का जो रेजिस्टेंस रहेगा ना वो मैक्सिमम रहेगा, बी का उससे कम रहेगा, सी का सबसे कम रहेगा। यानी आप यहां से कह सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है आर ए इज ग्रेटर देन आर बी इज ग्रेटर देन आर सी। ये आ गया बच्चों हमारे स्लोप का। क्या बात समझ आ रही है?
तो अब देखो क्या आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे हो क्या? आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ अगर आई और वी के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है y1 y2 y3, तो ऐसे केस में तीनों में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा रहेगा? पहले सबसे पहले देखो ग्राफ किसके बीच में, आई और वी के बीच में ग्राफ है ना, और अगर आई और वी के बीच में ग्राफ है तो उस केस में स्लोप जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो स्लोप सबसे कम किसका है? वायर थर्ड का है, तो इट मींस जो रेजिस्टेंस जो होगा सबसे ज्यादा किसका होगा? वायर थर्ड का होगा। सबसे कम किसका होगा? इसका, क्योंकि इसका स्लोप सबसे ज्यादा है। ये हो गया बच्चों हमारे पास में कि किस तरीके से हम स्लोप बता सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने ये जो भी मैंने पढ़ाया उसका आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। ओके, तो आज की वीडियो में तो अपन इतना ही करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक टॉपिक है जो हमारा अधूरा रहा है, वो कौन सा टॉपिक है बच्चों? रेजिस्टेंस। ध्यान रखना बच्चों, रेजिस्टेंस इतना ही नहीं होता है यार, रेजिस्टेंस के ऊपर तो बहुत सारा मस्त एक शानदार टॉपिक है। तो इस टॉपिक को कवर करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है। अभी तो सिर्फ अपने डिफाइन लिखी कि हिंड्रेंस होती है जो रेजिस्ट करता है, करंट चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है। नेक्स्ट वीडियो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से चार्ज को फ्लो होने में वहां पे हिंड्रेंस, वहां पे मतलब हिंड्रेंस देता है, मतलब कि चार्ज को इजीली फ्लो नहीं होने देता है। और ये जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है ये भी सीखेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल होते हैं वो टेम्परेचर पर टेम्परेचर पे भी कैसे डिपेंड करते हैं। ओके, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे भी कैसे क्या डिपेंड करता है। ओके, तो इस चीज को अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।